प्रिय छात्रों, छात्र छात्राओं, आज हम रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। रूसो ने अपनी पुस्तक दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अपने समझौता सिद्धांत का विस्तार से प्रतिपादन किया है। उसने मानव स्वभाव के संबंध में दो प्रकार के व्यक्ति का चित्र प्रस्तुत किया है। अप्राकृतिक व्यक्ति, जिसमें स्वार्थ और परमात्म युद्धरत है, जिसकी चेतना अंधी है और विवेक पथभ्रष्ट है। ऐसा व्यक्ति लगातार भटकता रहता है। और इसके विपरीत प्राकृतिक मनुष्य का है, जिसमें या तो तनाव पैदा ही न हो या जिसने शक्तिशाली विवेक और अडिग चेतना के द्वारा आत्मरहित परमात्मा में सामंजस्य बिठा लिया हो। रूसो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अच्छा, सुखी, सीधा, चिंता रहित, स्वस्थ, शांति प्रेमी और एकांत प्रिय समझता था। इस विषय में रूसो का विचार हॉब्स तथा लॉक से दोनों से भिन्न है। रूसो ने आदिम मनुष्य को पशु तुल्य, निष्पाप, निर्दोष तथा स्वाभाविक रूप से अच्छा माना है। रूसो के अनुसार सभ्यता के उदय और विकास के साथ साथ मनुष्य की तनावग्रस्तता बढ़ती गई। मनुष्य की इच्छा है कि वह सभ्यता का निर्माण करे जो प्राकृतिक मनुष्य की सभ्यता हो और जहाँ उसके स्वार्थ और परमात्मा चेतना और विवेक के अनुसार समन्वय हो सके। अब है हमारा नेक्स्ट, रूसो की प्राकृतिक अवस्था। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य प्रकृति की गोद में रहता था। उसका जीवन पशु जैसा वह एकाकी था। वह अपना जीवन वनों में विचरण करके बिताता था। किसी व्यक्ति का कोई घर न था, न कोई संपत्ति थी। मनुष्य अपनी प्रकृति की सादगी और परमात्मा की भावना के साथ साथ उसमें सादगी से रहता था। इस अवस्था में सब समान थे तथा अपने अपने जीवन के स्वामी थे। कोई कलह, द्वेष, मारपीट नहीं थी। इस प्रकार रूसो का जो प्राकृतिक मनुष्य था वो एकाकी, स्वतंत्र, नैतिक या नैतिक भावनाओं से मुक्त, निस्वार्थ, संपत्ति और परिवार से रहित आदिम स्वर्णयुग को स्वर्गीय दशा में रहता था। इसको हम आदर्श बर्बर की अवस्था भी कह सकते हैं। लेकिन समझौते के क्या कारण हुए फिर? प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था थी जहाँ मनुष्य प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेता हुआ स्वच्छंदतापूर्वक विहार करता हुआ मस्त जीवन व्यतीत करता था। उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। उसका जीवन शांतिपूर्ण और सुखी था। परंतु यह स्वर्णिम अवस्था अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकी। मानव के ज्ञान में वृद्धि हुई और मनुष्य को अग्नि का ज्ञान हुआ। हथियार व औजार अस्तित्व में आए। लोगों का घुमक्कड़ वंचर जीवन छूट गया। वे निश्चित स्थान पर बसने लगे। व्यक्तिगत संपत्ति की मान्यता के कारण लोगों में परस्पर कलह, द्वेष, हिंसा व युद्ध आदि का प्रादुर्भाव हुआ। संपत्ति संबंधी सर्प मानव समाज में पैदा हो गया और उनका सुख शांति काफुर हो गई। संपत्ति के कारण ही धनी व निर्धन का भेद उत्पन्न हुआ। सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ दरिद्रता, शोषण, हत्या, बीमारी बढ़ती चली गई। युद्ध और तनाव ने मनुष्य को हिंसक बना दिया, जिससे समाज की वह दशा हो गई जो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में थी। रूसो के अनुसार संपत्ति के प्रादुर्भाव से मनुष्य की स्वतंत्रता परतंत्रता में बदल गई। जिसको लक्ष्य करके वह कहता था मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है, किंतु सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य को स्वतंत्र स्वाधीन होना चाहिए। यही उसके लिए सर्वोत्तम दशा है, किंतु समाज के नियम, रूढ़ियाँ तथा प्रतिबंध उसे दास बना रहे हैं। उसकी विशुद्ध प्राकृतिक दशा के जन्म से स्वाभाविक अधिकार से उसे वंचित कर रहे हैं। वे अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए इन बंधनों से किस प्रकार मुक्त हो, यह रूसो के राजनीतिक चिंतन की मूल समस्या है। संक्षेप में मनुष्य की बेड़ियां या परतंत्रता मनुष्य को व्याकुल करने लगी और वह इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो उठा। उसने अपने को स्वर्नाश की ओर ले जाने वाली इस अराजक अवस्था का अंत करने के लिए अनुबंध या सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य की स्थापना करी। अब सामाजिक समझौता या राज्य का स्वरूप क्या है, कि क्यों आवश्यकता हुई? तो इस अराजक अवस्था का अंत करने के लिए ही समझौता हुआ। युद्ध और संघर्ष के वातावरण का अंत करने के लिए रूसो एक सामाजिक समझौते की कल्पना करता है। सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उसके द्वारा संपूर्ण अधिकारों का समर्पण किया गया। किंतु अधिकारों का यह समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, परंतु संपूर्ण समाज के लिए किया गया। रूसो के अनुसार मनुष्य ने आपस में एक समझौता किया। इस समझौते में सभी व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को किसी व्यक्ति विशेष को अर्पित न कर संपूर्ण समाज को अर्पित करता है। इस प्रकार ये समझौता लोगों के निजी स्वरूप और सामूहिक स्वरूप के मध्य हुआ। उदाहरण के लिए एबेसैदे आदि ने अपने अधिकारों को एबेसैदे के सामूहिक स्वरूप को सौंप दिया, यानी संपूर्ण समाज को अर्पित करता है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। इसमें किसी को हानि नहीं, परंतु सबका लाभ ही होता है, क्योंकि उनमें से
किसी एक के व्यक्तिगत अधिकारों पर आक्रमण होता है तो उसकी रक्षा के लिए सारा समाज उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार सामाजिक समझौते द्वारा निर्मित राज्य को सामान्य इच्छा कहा जाता है। संप्रभुता की अभिव्यक्ति सामान्य इच्छा में ही होती है। सभी व्यक्ति सामान्य इच्छा के अधीन रहते हुए कार्य करते हैं। प्रत्येक नागरिक का संप्रभुता में एक भाग होता है, साथ ही वह जानता भी है क्योंकि उसे उस कानून को मानना पड़ता है जिसे उसने स्वयं संप्रभु के रूप में बनाया है। इस प्रकार रूसों के दर्शन में हमें जनप्रिय संप्रभुता और लोकतंत्रीय सरकार की आधारशिला मिलती है।